जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का 12 जून की थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। इसमें आपके जीके और जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी मैं लेकर आ गया हूं। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा, या फिर आगे आने वाली शिफ्ट में आपका कहीं पर भी एग्ज़ाम है, किसी भी तारीख में एग्ज़ाम है, तो आप जो है वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स से आपके जो है आने वाली शिफ्ट में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोप 29 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका जो आयोजन हुआ है कोप 29 का 2024 में बाकू अजरबैजान में हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कोप 30 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ब्राज़ील में आप इसका आयोजन होने वाला है। बात करें सीओपी की, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जो कि यूएनएफसीसीसी के सदस्यों की एक बैठक होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके बारे में बात करें यूएनएफसीसीसी की, तो इसकी स्थापना 1994 में होती है और 1995 में इसका पहला सम्मेलन यानी कोप फर्स्ट आपका जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। तो ये भी आपको इसका एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना टिम बर्नर्स ली ने 1989 में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 188 में क्या उल्लेख है। तो अनुच्छेद 188 में भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम मोदी ने हाल ही में बिम्स्टेक 2025 में किस देश की यात्रा की है। तो बिम्स्टेक 2025 आपका थाईलैंड में हुआ है, तो इसका थाईलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक की स्थापना जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या है। तो इसकी थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम। इसकी 2025 की थीम रही है। बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। भारतीय निर्वाचन आयोग आपका अनुच्छेद 324 में है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार है, जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। बात करें इसकी मतदान की आयु की, तो 21 से 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब और कहाँ से किया गया था। तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:35 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM 3 M4 व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये पूरा आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें ये कब पहुंचा था, तो ये 23 अगस्त 2023 को अपने पॉइंट पर पहुंच गया था। जिस पॉइंट पर यह उतरा था उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, और इसलिए क्योंकि ये 23 अगस्त को उतरा, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है तभी से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में संबलपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो संबलपुर से नेतृत्व किया था वीर सुरेंद्र भाई ने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आने वाली शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार से किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। कानपुर से नाना साहिब ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, और बैरकपुर से मंगल पांडे ने किया था। तो ये भी सभी भी आपको ध्यान रखने हैं, आपसे आगे आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कच्छ तट किस राज्य में है। तो कच्छ का जो तट है वो भारत के गुजरात राज्य में है। ये कच्छ जिले में स्थित है, और इसमें कच्छ का महान रण, कच्छ का छोटा रण और बन्नी घास भी शामिल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। बाकी बात करें कच्छ के रण में ही एक लूनी नदी है, जो कि इस रण में आकर समाप्त हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पशु पाला जाता था। तो इसमें आपके जो है कई तरह के पशु पाले जाते थे, जिनमें गायें, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, सूअर और संभवतः ऊँट शामिल थे। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर कुछ बोल रहे हैं कि पक्षी पूछा गया था, तो पक्षी में आपका कबूतर और तोते हो जाएगा। तो जो आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि
सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता को पूजते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में शिव जी को पूजते थे। ये भी आपसे आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत की जनसंख्या में स्थिर वृद्धि कब से कब तक रही थी? तो ये आपके 1921 से 1951 के बीच रही थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1921 को ही महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष में जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी थी, इसलिए इसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें जनगणना की ही, तो सर्वाधिक जनगणना जो हुई थी 1872 में सबसे पहले हुई थी मेयो के कार्यकाल में, लेकिन पहली बार जो वैज्ञानिक जनगणना हुई थी वो 1881 में रिपन के समय हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो 2011 की लेटेस्ट जनगणना हुई थी उसकी जो है ये भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, यानी भारत जो स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना आयुक्त जो थे वो चंद्रमौली थे और इसकी थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य थी। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक पाणिनि थे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय कौन से तत्व ज्ञात नहीं थे? यानी मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस टाइम पर कौन कौन से तत्व ज्ञात नहीं थे? तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मेंडलीव ने कुछ तत्वों के लिए जगह छोड़ी थी जिनके अस्तित्व की उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी पहले ही। इन तत्वों को उन्होंने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन जैसे नाम दिए थे। फिर बाद में जब ये तत्व ज्ञात हो गए तो इनका नाम रखा गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो इनमें से जो भी आपके आंसर यानी ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें मेंडलीव आवर्त सारणी की, जब इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उस टाइम पर उत्कृष्ट गैसें भी ज्ञात नहीं थी। तो आपको जो है अपने ऑप्शन के हिसाब से जाना है, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत का उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष का है? तो भारत का उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए था, जिसके अंतर्गत 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अमन, ओस और बोरो किस फसल से संबंधित है? तो ये आपकी जो है चावल की फसल है, चावल से संबंधित है। ये 3 अलग अलग मौसमों में उगाई जाने वाली धान की फसलें हैं जो मुख्य रूप से पूर्वी भारत और बांग्लादेश में पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मौर्य वंश के किस शासक ने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा था? तो मौर्य वंश के शासक अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। शुंग वंश की समाप्ति करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? तो आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। Ctrl+V से हम कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें आसियान की, तो आसियान की स्थापना सन 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। इसमें वर्तमान में कुल 10 सदस्य है। इसका 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते होगा, जो कि दिसंबर 2025 में जुड़ जाएगा। इसके बाद आसियान की 2024 की बैठक लाओस की राजधानी वियंतिने में हुई और 2025 की बैठक इसकी कुआलालंपुर, मलेशिया में होगी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं, मैंने आपको इनका एनालिसिस करा दिया है। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आपने अपने क्वेश्चंस को मैच कर लिया होगा, या फिर आगे आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आप जो है वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, दोबारा भी सुने। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको सभी PDF जो अब तक हो चुकी है आपकी शिफ्ट, सभी शिफ्ट की PDF मिल जाएगी। तो इसके बाद कल जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका भी एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।